हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सत्या जीएस क्लासेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय इतिहास की घटना चक्र के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं मध्यकालीन भारत के इतिहास को। और मध्यकालीन भारत के इतिहास में हम क्या पढ़ रहे हैं, हमारा टॉपिक क्या है, तो याद रखना मुगल साम्राज्य। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं मुगल साम्राज्य के बारे में। तो कल हमने बात की थी मुगल साम्राज्य के संस्थापक के बारे में, कौन थे, तो याद रखना बाबर मुगल साम्राज्य के संस्थापक हैं। बाबर के 4 पुत्र हैं, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। ठीक है, इनमें से हुमायूं का बेटा कौन है, हुमायूं का बेटा है अकबर। और आज हम पढ़ेंगे अकबर के बारे में। ठीक है, याद रखना 1556 ईस्वी में हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, 1556 ईस्वी में हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। उस समय अकबर कहाँ रहता है, तो उस समय अकबर जो है एक सैन्य अभियान पर रहता है। कहाँ पर, पंजाब में। ठीक है, तो 1556 में जब हुमायूं की, क्वेश्चन क्या था ये बात करते हैं कि हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने के बाद अकबर को किस स्थान पर राजगद्दी पर बिठाया गया था, ये क्वेश्चन था। तो कहाँ पे बिठाया गया था, तो पंजाब में था उस समय अकबर। कहाँ था, पंजाब में। पंजाब में भी जगह कौन सी है, तो कालानौर नामक जगह है, गुरदासपुर जिले में पड़ती है। कालानौर नामक जगह पर अकबर का राज्याभिषेक किया गया, यहीं पर इसको मुगल शासक माना गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी याद रखना कि हुमायूं की मृत्यु कब होती है, तो 1556 में। और अकबर का राज्याभिषेक कब होता है, वो भी 1556 ईस्वी में। 1556 से लेकर के 1605 ईस्वी तक अकबर का जो है शासनकाल रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बैरम खान के बारे में। बैरम खान कौन है, तो अकबर का संरक्षक था। कौन, बैरम खान। अकबर ने उसे अपना वजीर नियुक्त किया था, बैरम खान को। और ये भी याद रखना कि अकबर ने बैरम खान को खाने खाना की उपाधि दी थी। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जाता है खाने खाना की उपाधि को लेकर, तो बैरम खान को दी थी। अपना वजीर नियुक्त किया था। बैरम खान कौन था, तो अकबर का संरक्षक था। फिर हम बात करते हैं हल्दी घाटी युद्ध के बारे में। हल्दी घाटी युद्ध को लेकर के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, याद रखना। हल्दी घाटी का युद्ध कब होता है, 1576 ईस्वी में होता है। किसके बीच में होता है, तो महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में होता है। हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप वर्सेस अकबर के बीच में होता है। और क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप का जो सेनापति था वो कौन था, तो याद रखना हकीम खान सूर नामक अफगान व्यक्ति था। ठीक है, और अगर हम मुगल सेनापति की बात करें, हल्दी घाटी युद्ध में मुगल सेनापति कौन थे, तो आसफ खान और मान सिंह। कौन थे, मान सिंह और आसफ खान। तो इनके बारे में याद रखना, ये सारे ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि इस राजपूत परिवार ने सर्वप्रथम अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे, तो ये भी याद रखना कि अकबर ने सर्वप्रथम कछवाहों से अपने वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि किस चिश्ती संत की दरगाह पर अकबर दर्शन हेतु जाया करता था और अकबर इन्हें बहुत ज़्यादा मानता था, तो वो है मोइनुद्दीन चिश्ती। कौन है, मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि किसे अकबर ने स्वयं मारा था, तो किसे मारा था, अधम खान को मारा था। अधम खान कौन है, तो महामनगा के पुत्र हैं। जब अकबर वयस्क नहीं हुआ था, यानी कि अल्प वयस्क था, तब उसके शासन में महामनगा की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी। ठीक है, अकबर के बचपन में इन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी महामनगा ने, तो इनको बहुत मानते थे अकबर। हालांकि इनके पुत्र को, अधम खान को, अकबर ने ही स्वयं मारा था। क्यों मारा था, क्योंकि अधम खान ने अकबर के जो प्रधानमंत्री थे, इनका नाम था अतगा खान, अतगा खान की हत्या कर दी थी। किसने, अधम खान ने। इस वजह से अकबर ने इन्हें स्वयं मारा था। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी, तो याद रखना मेवाड़ ऐसा राज्य है जिसने अकबर की संप्रभुता कभी स्वीकार नहीं की थी। किसने, मेवाड़ ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अबुल फजल की मृत्यु किस कारण हुई थी, तो याद रखना अबुल फजल की हत्या की गई थी। किसके इशारे पे की गई थी, तो सलीम के इशारे पर। सलीम कौन है, ये जहांगीर ही हैं, आगे चलकर सलीम ही जहांगीर नाम से मुगल शासक बनते हैं। तो अकबर का बेटा है सलीम। ठीक है, इसके इशारे पर ओरछा के बुंदेला सरदार हैं जिनका नाम है वीर सिंह देव, इन्होंने हत्या कर दी थी जब अबुल फजल दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर आ रहे थे उस समय। तो इस बात को भी याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अकबर की लोकप्रियता के कारण कौन कौन से, तो इनकी मनसबदारी प्रथा बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी धार्मिक नीति, इनकी भूराजस्व व्यवस्था और इनके द्वारा किए गए सामाजिक सुधार, इन सब की वजह से अकबर की लोकप्रियता में वृद्धि हुई थी। याद रखना धार्मिक नीति के अंतर्गत तीर्थ यात्रा कर 1563 में समाप्त किया था। किसने,
अकबर ने और 1564 में अकबर ने जजिया कर को समाप्त किया था, इस बात को भी याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि किस मुगल शासक को प्रबुद्ध निरंकुश कहा जा सकता है, तो वो कौन से मुगल शासक हैं जिन्हें प्रबुद्ध निरंकुश कहा जा सकता है, वो हैं अकबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्न घटनाओं को कालक्रम में लगाइए। एक तो ये कि आमेर की राजकुमारी से अकबर का विवाह कब होता है, तो 1562 ईस्वी में होता है। तुकारोई का युद्ध कब होता है, इंपॉर्टेंट है, 1575 में होता है। मालवा पर मुगल आक्रमण कब होता है, मालवा पर मुगल आक्रमण होता है 1561 में। और उड़ीसा पर कर्रानी की विजय कब प्राप्त होती है, 1568 में। तो इम्पॉर्टेंट है, इस सबको याद रखना। ठीक है, अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत मुख्यतः सैन्य विभाग का प्रधान कौन था, तो मीर बख्शी था। मीर बख्शी जो है ये मुगल काल में सैन्य विभाग का प्रधान होता था, तो इस बात को याद रखना। अकबरकालीन जो सैन्य व्यवस्था है वो किस पर आधारित थी, तो मनसबदारी प्रथा पर आधारित थी, ये याद रखना। दूसरा, अकबर की जो मनसबदारी प्रथा थी वो कहाँ से ली गई थी, मंगोलिया से ली गई थी, और ये दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। तो मनसबदारी प्रथा के बारे में ये दोनों पॉइंट याद रखना कि ये जो सैन्य व्यवस्था थी अकबर की वो किस पर आधारित थी, मनसबदारी पर। जो मनसबदारी व्यवस्था थी वो दशमलव प्रणाली पर आधारित थी और कहाँ से ली गई थी, तो मंगोलिया से ली गई थी, मध्य एशिया से। ठीक है, अकबर द्वारा दीवान का पूर्ण रूपेण दर्जा दिया जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, तो वो था मुजफ्फर खान तुर्बती। इसे अकबर ने अपना दीवान बनाया था। हालांकि आगे चलकर अकबर के दीवान के रूप में बहुत फेमस है कौन से व्यक्ति, तो उनका नाम है टोडरमल, इनको भी याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि जाप्ती प्रणाली किसकी उपज है, तो अकबर की उपज है। जाप्ती प्रणाली है क्या, तो ये जाप्ती प्रणाली जो है ये भू राजस्व वसूली से संबंधित प्रणाली है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है राजा टोडरमल ने भू राजस्व के क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी, तो बिल्कुल की थी। और मालगुजारी सुधारों से संबंधित थे या भू राजस्व सुधारों से संबंधित थे कौन, टोडरमल, तो बिल्कुल थे। आईने दहसाला या दहसाला बंदोबस्त के निर्माता या प्रणेता थे कौन, तो टोडरमल, याद रखना। दहसाला बंदोबस्त को टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है टोडरमल के बारे में, तो याद रखना। अकबरकालीन भू राजस्व व्यवस्था की जो दहसाला पद्धति है जिसे दहसाला बंदोबस्त या आईने दहसाला कहा जाता है, याद रखना, उसी दहसाला पद्धति को बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसके प्रणेता कौन है, तो टोडरमल हैं। अगला है क्वेश्चन ये है कि अकबर ने दीने इलाही किस वर्ष प्रारंभ किया था, तो 1582 ईस्वी में। ठीक है, 1582 ईस्वी में अकबर ने दीने इलाही प्रारंभ किया था। दीने इलाही का प्रधान पुरोहित कौन था, तो अबुल फजल था। और याद रखना, हिंदुओं में केवल बीरबल ऐसे हैं जिन्होंने दीने इलाही को स्वीकार किया था। ठीक है, ये सर्वधर्म संभाव की नीति थी, कौन सी, दीने इलाही। फिर अगला क्वेश्चन है इबादत खाने का निर्माण किसने करवाया था, अकबर ने करवाया था। कब करवाया था, तो 1575 ईस्वी में अकबर ने इबादत खाने का निर्माण करवाया था। हाँ, ये भी याद रखना कि इबादत खाना है कहाँ पर, तो फतेहपुर सीकरी में स्थित है इबादत खाना। और यहाँ पर क्या होता था, तो धार्मिक चर्चा और विचार विमर्श के लिए ही इबादत खाने का निर्माण करवाया था किसने, अकबर ने। तो धार्मिक चर्चाएं होती थी कहाँ पर, इबादत खाने में, याद रखना। अगला क्वेश्चन है किस इमारत को शान फतेहपुर या शान सीकरी कहा जाता है, याद रखना, इसके बारे में पूछा हुआ है। शान फतेहपुर या शान सीकरी किसे कहा जाता है, तो जामा मस्जिद को, जामा मस्जिद फतेहपुर सीकरी में अकबर द्वारा निर्मित जो जामा मस्जिद है उसी को शान फतेहपुर या शान सीकरी भी कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा है अकबरी महल के बारे में कि कहाँ पर स्थित है, तो याद रखना आगरा के किले में स्थित है अकबरी महल। फतेहपुर में स्थित कुछ महत्वपूर्ण, फतेहपुर सीकरी की हम बात कर रहे हैं, फतेहपुर सीकरी में स्थित कुछ महत्वपूर्ण स्मारक के बारे में बात करते हैं, जैसे जोधाबाई महल है, कहाँ पर है, फतेहपुर सीकरी में है। पंचमहल फतेहपुर सीकरी में है। मरियम महल या स्वर्ण महल कहाँ पर है, ये भी फतेहपुर सीकरी में है। और दीवाने आम और दीवाने खास कहाँ पर स्थित है, फतेहपुर सीकरी में। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली का कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है, तो याद रखना हुमायूं का जो मकबरा है कहाँ पर स्थित है, दिल्ली में। ये भारतीय और फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सुलह कुल का जो सिद्धांत है या सुलह कुल की जो नीति है वो किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी, तो अकबर के द्वारा। सुलह कुल का प्रतिपादक कौन था, अकबर था। अगला क्वेश्चन है कि किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था, और बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, जौनपुर से फतवा जारी हुआ था अकबर के विरुद्ध। कब जारी हुआ था, 1580 ईस्वी में।
और याद रखना जौनपुर के एक धर्मगुरु हैं, उनका नाम है मुल्ला मोहम्मद यज़दी। मुल्ला मोहम्मद यज़दी ने ही जौनपुर से फतवा जारी किया था, किसके विरुद्ध? अकबर के विरुद्ध। ठीक है, अगला है अकबर ने 1602 ईस्वी में क्या किया था? तो फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। किसने? अकबर ने। कब करवाया था? 1602 ईस्वी में। कहाँ करवाया था? तो फतेहपुर सीकरी में। और किसका? बुलंद दरवाजा का। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि बुलंद दरवाजा जो निर्माण है बुलंद दरवाजा का, वो किस चीज़ के उपलक्ष्य में करवाया गया था? तो याद रखना गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। अगला है किस मुगल शासक ने शिक्षा संबंधी सुधार किए थे? तो अकबर ने किए थे। शिक्षा संबंधी बहुत सारे सुधार किए थे। हालांकि अकबर स्वयं तो निरक्षर था, लेकिन इसने शिक्षा संबंधी कई सुधार किए थे। याद रखना अकबर द्वारा बनवाई गई श्रेष्ठतम इमारतें कहाँ पाई जाती हैं? तो फतेहपुर सीकरी में, जिनकी अभी हमने चर्चा भी की थी। अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? तो याद रखना अकबर ने जो पंचमहल बनवाया था फतेहपुर सीकरी में, उसका जो नक्शा है, उसकी जो डिजाइन है, वो बौद्ध विहार से प्रेरित है। ठीक है, मिलती जुलती है। जहांगीरी महल के बारे में पूछा था। जहांगीरी महल कहाँ पर स्थित है? तो आगरा के किले में स्थित है जहांगीरी महल। और जहांगीरी महल की प्रेरणा कहाँ से ली थी अकबर ने? तो प्रेरणा ली थी ग्वालियर के मानसिंह महल से। अकबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो सिकंदरा में स्थित है अकबर का मकबरा। अकबर ने सिकंदरा, ये सिकंदर सूरी ने इस नगर को बसाया था। ठीक है, किसने? सिकंदर सूरी ने। और याद रखना सिकंदर सूरी ने नहीं, सिकंदर लोदी ने बसाया था सिकंदरा को। और अकबर ने इस सिकंदरा का नाम बहिस्ताबाद रखा था। तो ये भी याद रखना कि अकबर ने, तो याद रखना अकबर का मकबरा कहाँ पर है? सिकंदरा में स्थित है। और अकबर ने इसका नाम बहिस्ताबाद रखा था। और सिकंदरा किसने स्थापित किया था? तो सिकंदर लोदी ने स्थापित किया था इसको। ठीक है, फिर हम बात करते हैं अकबर के शासनकाल में निर्मित कुछ अन्य इमारतों के बारे में। जैसे आगरा का किला किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था। इलाहाबाद का किला किसने बनवाया था? वो भी अकबर ने बनवाया था। और लाहौर का किला। तो ये कुछ महत्वपूर्ण इमारतें हैं जो कि अकबर के द्वारा बनवाई गई थी। अब हम जानते हैं महत्वपूर्ण सम्राट मुगल शासक और उनके मकबरे के बारे में कि कहाँ पर इनका मकबरा बना था। तो बाबर का मकबरा कहाँ पर था? काबुल में था। याद रखना हुमायूं का मकबरा कहाँ था? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं इन सबसे। तो बाबर का मकबरा काबुल में था। हुमायूं का मकबरा कहाँ पर था? दिल्ली में था। अकबर का मकबरा कहाँ पे था? तो अभी हमने डिस्कस किया सिकंदरा में था। जहांगीर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? लाहौर में स्थित है। और शाहजहां का मकबरा कहाँ पर स्थित है? आगरा में। तो इन सब के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा है, तो इन सबको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं अकबर के ही शासनकाल में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया था। अकबर ने एक अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। याद रखना, तो क्वेश्चन पूछा था कि अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद किसके निर्देशन में हुआ? तो फैजी के निर्देशन में हुआ था। पूछा था महाभारत का जो फारसी अनुवाद है इसका नाम क्या है? तो रजमनामा जो है ये महाभारत के फारसी अनुवाद का नाम रखा गया था। महाभारत का जो फारसी अनुवाद वो किया किसने था? तो एक तो बहुत इंपॉर्टेंट है अब्दुल कादिर बदायूनी, इन्होंने महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था। और इनकी मदद की थी नकीब खान और फैजी ने। तो इनको भी याद रखना। ठीक है, फिर पूछा था रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? तो अब्दुल कादिर बदायूनी ने रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया था। ठीक है, लीलावती का फारसी भाषा में अनुवाद फैजी ने किया था। और कालिया दमन का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? अबुल फजल ने। तो इस बात को भी याद रखना। अगला क्वेश्चन पूछा है कि सम्राट अकबर ने किसको जरी कलम की उपाधि दी? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जरी कलम की उपाधि सम्राट अकबर ने किसको दी थी? तो मोहम्मद हुसैन को दी थी। और ये कहाँ से हैं? मोहम्मद हुसैन जो हैं ये कश्मीर से हैं। तो याद रखना मोहम्मद हुसैन को अकबर ने जरी कलम की उपाधि दी थी। मोहम्मद हुसैन कहाँ से हैं? तो ये कश्मीर से हैं। अगला है वो जैन संत जो अकबर के दरबार में कुछ वर्षों तक रहा और जिसे अकबर ने जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया, वो कौन है? तो वो हैं हरिविजय सूरी। बहुत महत्वपूर्ण जैन संत हैं हरिविजय सूरी। इन्हें अकबर ने अपने दरबार में स्थान दिया था। और इन्हीं को, हरिविजय सूरी को ही अकबर ने जगत गुरु की उपाधि दी थी। तो इस बात को याद रखना। अगला क्वेश्चन है अकबर के समय के प्रसिद्ध चित्रकार कौन से हैं? तो जो प्रसिद्ध चित्रकार हैं एक तो दसवंत और दूसरे बसावन, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। दोनों ही चित्रकार अकबर के समय के हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा था कि जिस मध्यकालीन भारतीय लेखक ने अमेरिका की खोज की थी वो कौन से हैं? तो याद रखना वो हैं अबुल फजल। और अबुल फजल ने जो है अमेरिका की खोज की थी। ठीक है, इस बात को याद रखना। अगला है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का शासक कौन था? तो अकबर था। जब अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है इंग्लैंड में 1600 ईस्वी में, उस समय भारत में मुगल शासक कौन था?
तो याद रखना, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का सम्राट कौन था? तो भारत का सम्राट अकबर था। अगला क्वेश्चन है, अकबर के दरबार में आने वाला प्रसिद्ध और पहला अंग्रेज व्यक्ति कौन था? तो क्वेश्चन को याद रखना कि अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति कौन था? रॉल्फ फिंच। ठीक है। अगला है, अकबर के शासनकाल की प्रमुख घटनाएं कौन कौन सी हैं? तो एक तो जजिया की समाप्ति अकबर ने की थी, जजिया कर 1564 में समाप्त किया था। दूसरा, इबादत खाने की स्थापना की थी अकबर ने, कब की थी? तो 1575 ईस्वी में। और अकबर ने मजहर की घोषणा कब की थी? तो 1579 ईस्वी में मजहर पर अकबर ने हस्ताक्षर किए थे। और दीन इलाही या तौहीद इलाही की स्थापना अकबर ने कब की थी? 1582 में। अगला क्वेश्चन है कि अकबर ने बंगाल तथा बिहार को पूर्ण रूप से मुगल साम्राज्य में कब मिलाया था? तो याद रखना 1576 में। तो ये रही आज की क्लास। आई होप आपको ये क्लास पसंद आएगी। अगर आती है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।